चलो भाई देखो, आज जो नए आए हैं या 2 दिन से नए आ रहे हैं, वो उनको आज से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज से उनको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस कोशिश करना कि समझो चीज़ों को, है ना। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो शायद ये नहीं आएगा। आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाएगा। ठीक, चलो। हमने कल अपना पहला अध्याय समाप्त कर लिया था। ठीक है, और पहले अध्याय के बाद अब हम दूसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसका, जैसे अगर आप इकाई को देखोगे, पहली इकाई और दूसरी इकाई, तो पहली इकाई और दूसरी इकाई में आप सिर्फ विद्युत को पढ़ोगे, है ना। और विद्युत में भी एक स्थिर विद्युत को पढ़ोगे, फिर धारा विद्युत को पढ़ोगे। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों अध्याय एक जो सीक्वेंस है ना, उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। मतलब पहले आपने आवेश को क्या किया था, उत्पन्न किया था। अब आवेश को बहाने के लिए आप कुछ अपना मैकेनिज्म लगाएंगे। आवेश का प्रवाह कैसे हो, इसमें कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे करना चाहिए हमको आवेश का। दूसरा, उसके बाद जब आवेश प्रवाहित होने लगेगा तब उसके बारे में पढ़ोगे, तो तीसरे अध्याय में चला गया। क्लियर है कि नहीं है। तो हम अभी दूसरे अध्याय को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। ठीक है, मतलब आवेश को प्रवाहित करने के लिए कोई युक्ति हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा आवेश प्रवाहित हो सके। ठीक है, चलो देखो भाई, विद्युत विभव को समझने से पहले देखिए, विद्युत विभव का क्या रहेगा कि विद्युत विभव में एक परिभाषा आएगी जो आपको लिखनी होती है। अगर सीधे उसी पर बात करें तो वो तो हो जाएगी बात तो, लेकिन वास्तव में विद्युत विभव है क्या, वो आपको समझना है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उनको आप समझिएगा। ठीक है, और फिर मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिएगा, वहीं से मैं समझा दूंगा। चलो, ये एक टंकी है पानी की, और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भर दिया। ठीक है, ये भी एक टंकी है, लेकिन इससे कैसी है, पतली। इसमें भी मैंने पानी भर दिया। इन दोनों को यदि मैं पाइप से जोड़ दूं तो बताओ पानी कहां से कहां जाएगा। पानी कहां से कहां जाएगा, पानी इधर से इधर जाएगा। पानी इधर से इधर प्रवाहित होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, इधर पानी ज्यादा है। अच्छा, क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है? ठीक है, पानी ज्यादा है, यही बात कहना चाहते हो ना। तो पानी की जो मात्रा होती है उस पर पानी का प्रवाह निर्भर नहीं करता। समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको और इतनी बड़ी टंकी कर दूं, यही पानी इतना ही लेवल फिर रखूं मैं उस पर, तब तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अभी तुमको देखने में लग रहा है ज्यादा, टंकी को दोगुनी करके और उसमें इतना ही लेवल रखूं तो पानी उसके तुलना में इधर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। फिर भी पानी कहाँ बहेगा, इसी साइड आएगा कि नहीं आएगा। कारण क्या है उसका, कारण है उसका स्तर। क्या है, स्तर। यहां पर पानी का स्तर क्या है, ज्यादा। अगर यहां पर पानी का स्तर H1 मान लूं मैं, और यहां पर पानी का स्तर H2 मान लूं मैं, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्लियरली, H1 जो है वो ज्यादा है किससे। इसलिए पानी उच्च स्तर से कहां आएगा, ऊंचा स्तर जो होता है ना, हाई लेवल बोलते हैं, तो हाई लेवल से कहां आएगा, लो लेवल पे। होता भी है, पानी की टंकी कहां रखते हैं हम, पानी कहां आता है, अपने आप आता है ना। स्तर ऊंचा है उसका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे।
पानी का बहाव कहाँ होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, या कह सकते हो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो मतलब पानी का जो बहाव है वो किस पर निर्भर कर रहा है? स्तर पर। और पानी कब बहेगा? जब उसके स्तर को, किसको? स्तर को आप एक को ऊंचा रखें और एक को, अगर दोनों बराबर पे होंगे तो नहीं बहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहली बात तो स्तर पर निर्भर है क्या? पानी का बहाव। और स्तर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कुछ अंतर होना चाहिए, तभी बहेगा, अन्यथा नहीं बहेगा। सीधी बात। ओके, तो ये आ गया समझ में। अब दूसरी चीज, ये क्या है? इसमें एक रॉड रख देते हैं, ये जलना स्टार्ट होगा। रॉड जलना स्टार्ट नहीं होगा? हाँ सही बात है, गर्म होना स्टार्ट होगा। और आप मुझे बताइए, अगर ये धातु की रॉड है तो ये ऊष्मा यहां से यहां बहेगी कि नहीं बहेगी? बहेगी। क्यों बहेगी? क्यों क्यों बता। ऊष्मा नहीं बहती? नहीं अरे डाउट है तो पूछो यार। ऊष्मा बहती है कि नहीं बहती? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं बहती। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए कि आपके घर में एक तवा होता है और यहां पर लगा रहता है उसमें लकड़ी का हैंडल। मम्मी गैस पे तो इस हिस्से को रखती हैं, ये हैंडल क्यों है? बोलो ना। पकड़ने के लिए। अगर मैं इस हैंडल को निकाल दूं तो क्या मम्मी पकड़ नहीं पाती? तो बोल फिर क्या हो रहा है? ये ऊष्मा यहां से यहां तक पहुंच रही है कि नहीं? तो ऊष्मा में बहाव है कि नहीं है? तो कहां से कहां बहती है? यहां से यहां। अब यहां क्या है बताओ? लेवल ऊंचा है कि लेवल नीचा है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है, स्तर तो बराबर है। तो कहां से कहां बह रही है? तो बह रही है ताप। किस पर निर्भर है? यहां ताप उच्च है, यहां ताप कैसा है? निम्न है, कम है। या ताप ज्यादा है, कैसा है? और यहां ताप। तो अब ऊष्मा कहां से कहां? हीट, हीट भी समझ सकते हो ना। तो हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है? कहां से कहां बह रही है? ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ। अब देखिए पानी में क्या था? स्तर था। कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट तो है ही। सीधी बात है, किसी चीज को यदि आपने बहाना है तो कम ज्यादा मतलब अंतर तो उसमें उत्पन्न करना ही पड़ेगा, लेकिन अंतर किस राशि में उत्पन्न करना है? वहां स्तर में करना था, यहां किस में करना है? ताप में। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही अगर मैं गैस की बात कर लूं, गैस, गैस भी बहती है कि नहीं? गैस बहती है कि नहीं बहती? सिलेंडर को दबाओगे तो गैस बाहर निकलती है, तो बहती है। और कहां से कहां बहती है? और सीधी सी बात है कि या तो ज्यादा से कम या कम से ज्यादा। अभी तक तो हमने देखा है कि ज्यादा से कम बहती है हर चीज। ज्यादा स्तर से कम स्तर पे कौन आ रहा था? पानी। ज्यादा ताप से कम ताप पे कौन आ रहा था? ऊष्मा। ज्यादा ताप से कम ताप पे कौन आ रहा था? ऊष्मा। अब गैस को भी देखिए, गैस ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ बहती है कि नहीं? सिलेंडर में दाब कैसा होता है? ज्यादा होता है, और वहां से वो कहां आती है? बाहर निकलती है, तो कम दाब की तरफ चलती है। पहली चीज, बहाने के लिए, फ्लो करने के लिए, प्रवाह के लिए कम और ज्यादा होना अति आवश्यक है। अब कम और ज्यादा होना आवश्यक तो है, पर किस चीज का कम और ज्यादा होना आवश्यक है? तो पानी के बहाव के लिए स्तर का कम और ज्यादा होना आवश्यक है। ऊष्मा के बहाव के लिए ताप का कम और ज्यादा होना आवश्यक है।
ठीक है। और गैस के बहाव के लिए दाब का कम और ज्यादा होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार आवेश के बहाव के लिए विभव का ज्यादा होना, कम और ज्यादा होना आवश्यक है। समझ रहे हो? अब हम आवेश को जब प्रवाहित करेंगे तो आवेश पानी के लिए स्तर हो गया, क्या हो गया? ऊष्मा के लिए क्या हो गया? गैस के लिए क्या हो गया? ठीक इसी प्रकार आवेश के लिए क्या हो गया? विभव। अब आवेश प्रवाहित होगा तो कम और ज्यादा क्या होना चाहिए? विभव। तो विभव है क्या वो समझिए। देखो ऐसे ही समझिए, विभव किसी चालक की अवस्था है। समझिए ना, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक चालक दे दिया ये, और इस चालक में पूछूं मैं कि बताइए कहां से कहां आवेश बहेगा, आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा, आप क्या कहोगे? कम ज्यादा होना चाहिए एक चीज, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। मैंने बोल दिया ये लोग कम और ये ज्यादा, ठीक है। आप बोलोगे ज्यादा से कम होना चाहिए, क्योंकि आप पीछे देखते आ रहे हो कि प्रवाह तो ज्यादा से कम होता है, लेकिन वहां पर स्तर था और ताप था, दाब था। यहाँ क्या है? विभव है। कौन सी राशि है वो? विभव है। तो ज्यादा विभव से कम विभव की ओर बहेगा। पर आपको अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि आवेश तो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन सा आवेश ज्यादा से कम की तरफ बहेगा और कौन सा कम से ज्यादा की तरफ बहेगा, अभी बात करेंगे उसकी। और कौन सा विभव ज्यादा होगा, कौन सा विभव कम होगा, ये डिटेल की बात है। पर आप समझिए कि आवेश को प्रवाहित करने के लिए विभव होना आवश्यक है, ठीक है, विद्युत विभव। तो विभव क्या है? अपने आप से यदि आप प्रश्न करोगे तो विभव किसी चालक की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जो उस चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। भाई इसमें आवेश को जब आप प्रवाहित करोगे तो कम ज्यादा विभव लगा के तभी तो पता चल पाया कि आवेश किस दिशा में कौन सा बहेगा, हाँ या ना? तो विभव क्या है? अभी विभव की माप जो आएगी वो परिभाषा आपके नोट्स में लिखी हुई है, वो आपको याद करनी है। पर विभव का फील भी तो आना चाहिए कि क्या है ये विभव। तो समझिए विभव क्या है? चालक की अवस्था। कौन सी अवस्था? जो चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती, ठीक है। विभव चालक की वो अवस्था है जो उस चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये तो है विभव, ठीक है। अब हम बात करेंगे विभव की माप की आगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लो। देखो ये हमने एक चालक लिया है, ये तार है और ये दूसरा चालक है। हम पहले इनको आवेश देंगे। क्या देंगे? आवेश देंगे। देखिए मान के चलो मैंने इसको आवेश दिया है धनावेश और इसको आवेश दिया है ऋणावेश। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से चालक से कौन से चालक में जाएंगे? सोचो, आपको चालन की विधियां पढ़ाई गई हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ये धनावेश है और धनावेश इसके ऋणावेश को क्या करेगा? खींचेगा कि नहीं? आया ना बोलो। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा? याद है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर वाला चालन विधि में ये सब चीज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अगर यहां देखा था आपने, एक मैंने गोला लिया था अनावेशित था और फिर उसको चार्ज किया था,
धनावेश को लेके आया था, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ठीक। चलिए दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया धनावेशित और ये ले लिया मैंने अनावेशित। ये अनावेशित है और अनावेशित है बेटा, तो अनावेशित पर आवेश तो 0 हो गया। अब बताओ सिर्फ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, प्रोटॉन की बात करेंगे बाद में, सिर्फ ऋणावेश की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये धनावेशित है और ये अनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलेगा, सोचो। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें क्या था, ये था, और धनावेश से एक वस्तु यहां आई थी, धनावेशित वस्तु ये यहां आई। इस धनावेशित वस्तु ने इसको क्या कर लिया था, खींच लिया था कि नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे कि नहीं खींच लिए थे। तो इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु से किस पे गए थे, धनावेशित वस्तु पर गए थे, इसलिए ये वस्तु कैसी आवेशित हो गई थी, धनावेशित। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, आया ना बोलो। तो क्या हुआ था, अनावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु की तरफ गए कि नहीं गए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश कहां जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, समझते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, समझोगे तो ही होगा, नहीं तो अभी मैं 1-2 लाइन की डेफिनेशन बता दूंगा, उसको रट लेना। तीसरी कंडीशन, इसको मैंने ऋणावेश दिया, क्या दिया, इसको मैंने क्या दिया, इसको 0, नहीं धनावेश वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया ना, ऋणावेश और धनावेश वाला। अब इसको अनावेशित रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको अनावेशित रखेंगे। तो देखो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आया है, देखो ये मैंने एक वस्तु ली थी, याद है, इसको स्टैंड पे रखा था, ये अनावेशित थी, और यहां से एक ऋणावेशित वस्तु मैंने इससे स्पर्श कराई थी, याद है कि नहीं है। तो इसका ऋणावेश कहां गया था, अनावेशित वस्तु पर, याद है कि नहीं याद है, याद है ना। अब देखो जब ऐसा हुआ है चालन विधि में, तो यहां पे देखिए ना, ये ऋणावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकलेगा, ऐसी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले भी चालन विधि में। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन का यदि प्रवाह हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आवेश तो लेके ही चलता है, तो आवेश का प्रवाह होने लगा। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता, हमने ये तो समझ लिया कि विभव तो हमने लगा दिया, पर कौन सा विभव कहाँ है, मतलब कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो ऐसा माना गया था कि धनात्मक आवेश का जो विभव है उसको ज्यादा माना गया, क्या माना गया, ज्यादा, या धनात्मक ऋणात्मक आवेश का जो विभव है उसको कम माना गया, कम या ऋणात्मक। क्लियर है। अब यहां से हम अपना एक कॉन्सेप्ट बना के तैयार कर लेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश बहता है तो कहां से कहां बहता है, और धनावेश बहता है तो कहां से कहां बहता है। देखो अभी एक और चीज और बता दूं, धनावेश बहता नहीं है, ठीक है। तो आप बोलने लगो सर धनावेश तो बहता ही नहीं है, आप कैसे बहने की बात कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने बोल दिया था कि धनावेश बहता ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे मानेंगे उसको बहता हुआ, ठीक है, समझ गए। यहां आवेश कहां से कहां, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेगा, ऋणावेश, ऋणावेश मत बोलो, अब विभव पर बात हो रही है। तो इसका विभव कैसा है, कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बह रहा है, कम विभव से
ठीक है, कम विभव से लिख सकते हो, लिख सकते हो इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहता है, कम से ज्यादा, और कम से ज्यादा क्या, विभव। क्लियर है? अब देखो, तो अगर ये कम से ज्यादा बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यदि कम विभव से ज्यादा विभव की ओर बह रहा है, तो सभी कंडीशन में ऐसे ही बहना चाहिए कि नहीं? चेक करते हैं, इसमें आ जाइएगा। अब ये धनावेश है तो इसका विभव कैसा होगा, ज्यादा विभव होगा, और ये अनावेशित है तो इसका विभव तो जीरो ही होगा। अब सोचो कि जीरो की तुलना में ज्यादा, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, मतलब पॉजिटिव ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो कम कौन सा हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाना चाहिए, कम से जा रहा है क्या, तो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, फॉलो कर रहा है, हमने जो रूल एज्यूम किया है वो। सुनिए, ऋणात्मक आवेश का जो विभव है वो कैसा माना गया है, कम माना गया है, इसका होगा जीरो। अब इसका विभव यदि ऋणात्मक माना गया है तो ऋणात्मक से जीरो बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, तो इसकी तुलना में ये विभव कैसा हो गया, कम। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहता है, कम से ज्यादा। ये चीज याद रखो कि इलेक्ट्रॉन कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ बहेगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज बहता तो कभी नहीं है, क्योंकि भारी होता है, वो चलता ही नहीं है, लेकिन हम उसकी तुलना सापेक्ष गति के बारे में बात करते हैं। सापेक्ष गति के बारे में कैसे बात होगी, सुनिएगा। पेड़ कभी चलते हैं क्या, नहीं चलते, लेकिन बस में यदि आप बैठे हुए हो तो पेड़ आपको इस दिशा में, अगर बस आपकी इस दिशा में चल रही है तो पेड़ आपको इस दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। मतलब सापेक्ष गति होती है कि तुम इधर चल रहे हो तो सीधी सी बात है वो इधर दिखाई देंगे, पर तुम कहोगे पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना। बोले इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो अम्बा की तरफ जा रहे हैं, और बीच में मिल गया वो दिमनी, है ना। अब किसी दूसरे ने पूछे का दिमनी निकले होगा, तो दिमनी कहा, तो दिमनी तो वहीं तक कहां निकल गया, तुम दिमनी से आगे निकल गए। पर हम सापेक्ष गति की बात करते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन पे तुम बैठे हुए हो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए क्या है, बस है, और प्रोटॉन वहां रखा हुआ है पहले से ही। अब इलेक्ट्रॉन पर बैठ के तुम इस तरफ जा रहे हो, तो प्रोटॉन तुमको किस तरफ चलता हुआ प्रतीत होगा, इस तरफ, आया ना। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ चल रहा है, तो प्रोटॉन तुमको कहां से कहां चलता हुआ प्रतीत होगा, ज्यादा से कम की ओर। तो ये कुछ अवधारणाएं रहेंगी, हम मानेंगे कुछ चीजें और उसी के अनुसार अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देख, तो देखिए, तो कुछ चीजें बेटा यहां मानेंगे और उनको आप लिख भी सकते हो, वैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है। पहला बिंदु, धनात्मक आवेश का विद्युत विभव ज्यादा अथवा धनात्मक होता है, ऐसा माना जाता है। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, ऋणात्मक आवेश का विभव हमेशा, लिख लो, ऋणात्मक आवेश का विद्युत विभव कम
अथवा ऋणात्मक होता है या माना जाता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या चल रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं, ध्यान देना। तीसरा देखिए, अनंत पर विद्युत विभव हमेशा शून्य माना जाता है। कैसा माना जाता है, अब अनंत क्या है वो भी बताएंगे। अनंत पर विद्युत विभव हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव कैसा माना जाता है, शून्य माना जाता है। पांचवा बिंदु हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां प्रवाहित होते हैं। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन कम विभव से ज्यादा विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। और प्रोटॉन विपरीत, मतलब ज्यादा से कम, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होते। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि इनमें सापेक्ष गति होती है। क्या होती है, चलते नहीं है ये। चलते नहीं है ये, सापेक्ष गति होती है। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो भाई, अब विद्युत विभव क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आपने इतना तो देख लिया कि आवेश यदि अब प्रवाहित होगा, उसको यदि प्रवाहित करना चाहे किसी चालक में, तो हमको एक राशि किसी एक सिरे पर कम करनी पड़ेगी और एक सिरे पर ज्यादा करनी। और वो राशि कौन सी है, विभव। क्लियर है। हाँ, तो अब बात होती है कि सर आप ज्यादा बोल रहे हो कम बोल रहे हो, पर ज्यादा कम तो कोई निश्चित नहीं हुआ ना। कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कि इतना ज्यादा नहीं ना। ज्यादा और कम तो तुलना है ना, किस से ज्यादा और किस से कम। मान क्या होगा, मान। तो अब हम उस विभव की माप करेंगे, मापन करेंगे विभव का, कि अब विभव अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा। गणितीय सूत्र उसका निकालेंगे। तो सुनिए, ये आवेश है और इस आवेश ने अपना एक विद्युत क्षेत्र बना के रखा होगा, आया ना, पहले अध्याय में पढ़ा हुआ है। जब इसने अपना विद्युत क्षेत्र बना के रखा है तो इसके लिए विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो विभव कार्य है, क्या है, इतना याद रखिएगा। विभव किसके बराबर होता है,
कार्य के बराबर होता। अब कौन सा कार्य, अभी देखो। विद्युत क्षेत्र ये है, विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है उसको मैं अनंत बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अनंत। और अनंत पर मैं एक दूसरा आवेश रख रहा हूं, इसको क्यू नॉट, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश आप बोलोगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब यदि सोचो इस एकांक धनावेश को मैं यहां से यहां तक लेकर आऊं तो कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सोचो, फिजिक्स की दृष्टि से कार्य क्या होता है? फिजिक्स की दृष्टि से कार्य वो होता है कि अगर किसी वस्तु पर बल पहले से लग रहा है, फिर आप उस पर बल लगा रहे हैं, उससे भी ज्यादा या उतना ही, उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उससे भी ज्यादा बल लगाकर आप उस बल के विपरीत दूसरा बल लगा रहे हैं, और दूसरा बल लगा रहे हैं तो विस्थापन भी करोगे, बल लगेगा तो खिसकाओगे किसी चीज को, तो बल गुणा विस्थापन ही तो क्या होता है? कार्य। मतलब कार्य आप तभी करोगे जब किसी बल के विपरीत बल लगाकर उस चीज को वहां से हटा दोगे। हटाने का मतलब विस्थापित करना होता है। मान के चलो ये बक्सा है और इस बक्से पर वजन, और इस बक्से पर एक बल लग रहा है नीचे की तरफ गुरुत्व के कारण। आ रही बात समझ में? अब इसको आप यहां से उठाकर कहां रखोगे? यहां। तो इस बल के विपरीत ही तो बल लगाओगे, और बल लगाकर इतनी दूरी पर आप इसको रख दोगे, h दूरी पर, यहां से, तो कार्य किया है कि नहीं किया? तो मतलब अगर कोई बल नहीं लग रहा होगा, किसी बल के विपरीत आप बल नहीं लगा रहे होगे, तभी तो कार्य, तब तो आप कार्य नहीं कर रहे ना। मतलब कहने का क्या है, सुनिए, अगर कोई बल पहले से लग रहा है और उसके विपरीत बल लगाकर आप किसी भी चीज को हटा देते हो, विस्थापित कर देते हो, तो आपने कार्य किया है। अन्यथा तो इसको जब लेके आ रही हो यहां तक, तो यहां से यहां तक लाने में तो इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा। ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा, तो यहां से यहां तक लाने में तो अभी कोई कार्य नहीं करना पड़ा। पर हम कहेंगे, अभी देखो, अब तो अनंत में आप कहीं भी चलाइए इस आवेश को, अनंत में कहीं भी चलाइए, कोई कार्य नहीं है। कार्य कहां से है, सुनिएगा। अब ये धनावेश इस धनावेश पर क्या करने लगेगा? बल लगाने लगेगा। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा, इसको लात मारेगा, आगे यहां से आया ना। और जब ये इसको धकेलेगा, ये जिद्दी है, मैं तो फिर आप इसको जबरदस्ती, मतलब जो फोर्स ये लगा रहा है, जो बल ये लगा रहा है, उस बल के विपरीत आप कार्य करोगे, विपरीत बल लगाओगे। और विपरीत बल लगाया, जबरदस्ती इसको उठा के यहां रख दिया, तो बल तो लगाया ही है, साथ में आपने विस्थापन भी कर दिया। यहां से उठा के क्या कर दिया? यहां रख दिया, तब आपने कार्य किया है। और यहां तक लाने में जो कार्य कर दिया, वही कार्य क्या है? विभव है। मैंने क्या बोला? विभव क्या है? कार्य है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखोगे? विद्युत विभव, पहली बात तो कहां है? विद्युत क्षेत्र में है। दूसरी बात बिंदु पर है, समझना ध्यान से। बिंदु, विभव अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग होगा। कहां? विद्युत क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पर जितना विभव है उतना ही विभव दूसरे बिंदु पर भी होगा, नहीं। तो विभव की परिभाषा जब भी लिखोगे तो पहले उसकी स्थिति तो बताओगे, उसकी लोकेशन तो बताओगे। और लोकेशन क्या है? कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर। कहां? तो पहले क्या क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या?
विद्युत विभव क्या होगा? कार्य। कौन सा कार्य? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। और कहां से लाने में? अनंत से। और कहां तक लाने में? उस बिंदु तक। कौन से बिंदु तक? जहां पर आप पूछ रहे हो। क्लियर है बात कि नहीं है? देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या विद्युत विभव एकांक धनावेश को कहां से? अनंत से कहां तक? उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। आया ना? बोल दो जल्दी से फटाफट। बन गई परिभाषा, पढ़ लो। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव, या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर। ये हो गई विभव की परिभाषा। कल इसका गणितीय रूप हम लिखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे की बात करेंगे।